Good morning, student. Once again, welcome back. Now, I'm going to start a very new topic which is known as animal physiology. Animal physiology can play a very important role in the case of NEET and various examination. आपके बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से, कॉम्पिटेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से, दोनों ही पॉइंट ऑफ व्यू से एनिमल फिजियोलॉजी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और अगर आप मेडिकल में जाना चाहते हैं तो आपको आगे चलकर इसी को प्रोसीड करना पड़ेगा, फर्दर इसी को डिटेल से पढ़ना पड़ेगा, राइट। सो एक बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ चलते हैं। पहला चैप्टर लेते हैं जिसका नाम है डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज़ डाइजेशन, राइट। क्योंकि डाइजेशन एक ऐसी प्रोसेस है जो सभी एनिमल्स में पाई जाती है, because the animal cannot synthesize their own food. That is why we depends on the plants. और प्लांट से डिपेंड होने के बावजूद भी हमें बहुत सारी ऐसी प्रोसेसेस करनी पड़ती है जो प्लांट से प्रोडक्ट मिलता है उसको हम फर्दर डाइजेस्ट करते हैं, और इस डाइजेशन में बहुत सारी बायोकेमिकल प्रोसेसेस होती हैं। तो वन बाय वन स्टडी करते हैं डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। तो हेडिंग डाल दीजिए digestion and absorption in human. Now try to understand very first point. The animal are not able to synthesize their own food. That is why they depends on the ready-made food for their nutritional requirement. तो हमें क्या चाहिए? रेडीमेड फूड चाहिए फॉर द न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट। बॉडी के अंदर जो न्यूट्रिशन यानी ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए जो न्यूट्रिशन चाहिए उसके लिए हम डिपेंडेंट होते हैं रेडीमेड फूड। और ये रेडीमेड फूड कोई मार्केट वाला फूड स्टफ नहीं है, प्लांट फूड स्टफ, राइट। द टर्म न्यूट्रिशन refers to the sum of total all the process related in the conservation of raw food stuff into the stuff which is used in our body for the energy purposes। ठीक है, न्यूट्रिशन को हम गेट टुगेदर कंसीडर करते हैं, यानी जो आपने भोजन लिया उसका डाइजेशन हुआ, डाइजेशन के बाद उसका एब्जॉर्प्शन हुआ, और एब्जॉर्प्शन के बाद वो एनर्जी का प्रोडक्शन करती है। इसमें फर्स्ट हेडिंग डाल देते हैं न्यूट्रिशन। What does nutrition means? The nutrition is refers to the all the processes related with the conservation of raw food stuff into the stuff of the body to supply energy for different metabolic activities. So put this point, first point, nutrition refers to the metabolic activity by which we get energy। ठीक है, जो रॉ फूड मटेरियल हमने कंज्यूम किया है उसकी मेटाबॉलिक एक्टिविटी की वजह से फर्दर क्या होता है, विखंडन होता है, स्मॉल पार्टिकल्स में टूटते हैं और उनसे जो बॉन्डेड एनर्जी है वो रिलीज़ होती है। दैट इज़ द पर्पज़ ऑफ न्यूट्रिशन। ठीक है, अगर वो एनर्जी के फॉर्म में हमारे बॉडी में आती है, ठीक है, उससे जो डिफरेंट फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस है वो अच्छे से चल सकती हैं, क्योंकि हर एक्टिविटी के लिए, हर फिजिकल या फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी के लिए वी रिक्वायर्ड एनर्जी। Without energy we cannot perform even thinking process also. We required energy for everything। जो बॉडी के अंदर प्रोसेसेस चलती हैं उनको एनर्जी की रिक्वायरमेंट हमेशा बनी रहती है। तो दैट इज़ द अल्टीमेट गोल ऑफ द डाइजेशन आल्सो। तो यहाँ से एनर्जी को रिलीज़ कराना दैट इज़ द पर्पज़ ऑफ न्यूट्रिशन, और दैट इज़ द पर्पज़ ऑफ डाइजेशन। और जब आपको एनर्जी मिल जाती है और इसका इस्तेमाल हो जाता है ग्रोथ और डेवलपमेंट में,
that is called nutrition. Okay, so in single way, nutrition as the process by which the organism drives energy to work and other materials required for the growth and maintenance of the various activities of life. तो ये डेफिनेशन के फॉर्म में आप लिख सकते हैं. न्यूट्रिशन is refers as the process by which we take energy, या by which an organism drives energy to work and other materials which is required for the growth. ओके, तो न्यूट्रिशन वो प्रोसेस है जिससे हमें एनर्जी तो मिलती ही मिलती है, ठीक है, और हमारी ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं. गॉट इट. तो बहुत सारी मेंटेनेंस की भी प्रोसेस होती है, क्योंकि सेल डिवीज़न होता है, सेल ब्रेकिंग डाउन होता है, उसके लिए भी हमें एनर्जी के साथ साथ दूसरे मटेरियल की रिक्वायरमेंट होती है. फॉर एग्जांपल प्रोटीन, ठीक है, वो रिपेयरिंग में इस्तेमाल होते हैं. तो दैट इज़ द डेफिनेशन ऑफ न्यूट्रिशन. ओके, अभी हेडिंग डाल देते हैं, डाइजेशन. चलिए डाइजेशन को एक लाइन में समझते हैं. द प्रोसेस बाय विच द कॉम्प्लेक्स फूड इज कन्वर्टेड इनटू द सिंपलेस्ट फूड विद द हेल्प ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम, जिसको हम हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स कहते हैं, दैट इज़ नोन एज डाइजेशन. इसी प्रोसेस को हम डाइजेशन कहते हैं. इसका शॉर्ट फॉर्म क्या है कि जब कॉम्प्लेक्स से सिंपलेस्ट मॉलिक्यूल में कन्वर्जन होता है विद द हेल्प ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम, तो इसी प्रोसेस को हम कहते हैं डाइजेशन. ठीक है, एंड बिकॉज द डाइजेशन प्रोसेस टेक्स प्लेस द हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स, इसलिए इसको हम हाइड्रोलिटिक प्रोसेस भी कहते हैं. ओके, तो हेडिंग डाल दीजिए डाइजेशन. डाइजेशन को हम दूसरे नाम से भी इंडिकेट करते हैं. क्या नाम? हाइड्रोलिटिक प्रोसेस. डाइजेशन इज इक्वल टू हाइड्रोलिटिक प्रोसेस. ओके, नाउ लुक एट द टाइप्स ऑफ डाइजेशन. डाइजेशन भी दो तरीके के पाए जाते हैं. अभी आपने अगर एनिमल किंगडम पढ़ा हो तो वहाँ पर अक्सर एक ही टर्म सुनने को मिलता था, इंट्रासेलुलर डाइजेशन. ठीक है, तो व्हाट इज इंट्रासेलुलर डाइजेशन? व्हेन द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन अकर्स विद इन द सेल इन द फूड वैक्यूल. कीप इन माइंड कि ऑलवेज अगर फूड का डाइजेशन फूड वैक्यूल्स में होता है तो ही उसे हम क्या कहते हैं? इंट्रासेलुलर डाइजेशन. द डाइजेशन विद इन द सेल. ऑलराइट, तो दैट इज इंट्रासेलुलर डाइजेशन. और दूसरा होता है एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन. व्हेन द प्रोसेस ऑफ डाइजेशंस अकर्स आउटसाइड द सेल, उसे हम कहते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन. राइट, तो हम इसको डिफाइन कर लेते हैं.
डाइजेशन में लिख लेते हैं टाइप्स। दो तरीके के डाइजेशन अभी तक देखा है हमने। फर्स्ट है इंट्रासेलुलर डाइजेशन, सेल्यूलर, और दूसरा एक्स्ट्रा सेलुलर। Okay, intracellular as well as extracellular when digestion takes place within the cell, ठीक है, उसी को हम कहते हैं इंट्रासेलुलर डाइजेशन। ओके, यहाँ पर क्या होता है, डाइजेशन occurs inside the cell, दैट इज फूड वैक्यूल, यानी फूड वैक्यूल के अंदर। ओके, और यहां पर क्या होता है, द डाइजेशन अकर्स आउटसाइड द सेल। occurs outside the cell. So that is the difference between the extracellular और इंट्रासेलुलर। और आपको याद होगा कि इंट्रासेलुलर डाइजेशन के कुछ एग्जाम्पल थे, मैं आपको बताता हूँ, शायद आपको याद भी आ जाए। इसमें ख़ास तौर से प्रोटोजोआ से लेकर प्लैटीहेल्मिन्थेस में ये प्रोसेसेस पाई जाती हैं, यानी प्रोटोजोआ, पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा एंड फ्री लिविंग जो भी प्लैटीहेल्मिन्थेस पाए जाते थे, उन सभी में इंट्रासेलुलर डाइजेशन पाया जाता है। लिख लीजिए, पोरीफेरा, प्रोटोजोआ से लेते हैं, प्रोटोजुवंस, पोरीफेरा, देन आफ्टर फाइलम, पोरीफेरा के बाद सिलेंट्रेटा, बहुत सारे लोग उसे कोलेंट्रेटा कहते हैं, नहीं, यहाँ पर ओ साइलेंट है, सिलेंट्रेटा कहलाएगा। और फ्री लिविंग प्लैटीहेल्मिन्थेस, प्लैटीहेल्मिन्थेस, इन सभी में इंट्रासेलुलर डाइजेशन पाया जाता है। यहाँ पर एक्स्ट्रासेलुलर के केस में एग्जाम्पल लिख लेते हैं। यहाँ पर कुछ मेंबर्स कॉमन हैं, जैसे सिलेंट्रेटा, प्लैटीहेल्मिन्थेस से लेकर फाइलम कॉर्डेटा तक सभी में एक्स्ट्रासेलुलर डाइजेशन पाया जाता है। लिख लीजिए, सिलेंट्रेटा के कुछ मेंबर्स प्लस प्लैटीहेल्मिन्थेस के कुछ मेंबर्स और से लेकर प्लैटीहेल्मिन्थेस के कुछ मेंबर से लेकर फाइलम कॉर्डेटा तक एक्स्ट्रासेलुलर डाइजेशन पाया जाता है। टू कॉर्डेटा, आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, ये एवोल्यूशनरी प्रोसेस है जिसमें इंट्रासेलुलर से एक्स्ट्रासेलुलर जो डाइजेशन है वो शिफ्ट हो गया। ओके, नाउ लुक एट द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। अभी हेडिंग डाल दीजिए, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। ह्यूमन के केस में क्या होता है, the human beings have a proper digestive system and the digestion in vertebrates occurs in the digestive tract or alimentary canal, इसको alimentary canal भी कहते हैं। The various part involved in the digestion can be broadly, अगर देखा जाए
तो डाइजेशन जो भी पाया जाता है वो एलिमेंट्री कैनाल के होते हुए, यानी एक प्रोसेस है माउथ से लेकर एनस तक जो भी स्ट्रक्चर आपको दिखाई देता है, लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, उसको हम एलिमेंट्री कैनाल कहते हैं। और यहाँ पर वेरियस स्टेजेस में डाइजेशन की प्रोसेस देखी जाती है, और इसीलिए अगर हमको डाइजेशन समझना है तो इसको दो ग्रुप में डिवाइड करना ज़रूरी है। पहला डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, जिसको हम एलिमेंट्री कैनाल कहते हैं, और दूसरा डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। जो ट्रैक्ट है वो एक तरह की फिजिकल एंटिटी है, और जो डाइजेस्टिव ग्लैंड्स हैं यहाँ से सिक्रीशंस पाए जाते हैं जो लिक्विड फॉर्म में होते हैं और आगे चलकर फूड के डाइजेशन में हेल्प करते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ ह्यूमन बॉडी, डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ ह्यूमन बॉडी, and as I told you it can be divided into two types. Broadly इसको हम दो हिस्से में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट वन इज नोन एज एलिमेंट्री कैनाल या फिर डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। लिख लीजिए, एलिमेंट्री कैनाल और डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। दूसरे को हम क्या कह सकते हैं, ये डाइजेस्टिव ग्लैंड्स आते हैं इसमें। सेकेंड वन इज कंसीडर्ड एज अ, यहाँ पर ग्रुप्स ऑफ डाइजेस्टिव ग्लैंड्स पाए जाते हैं, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। ओके, तो इस तरह से हम ब्रॉडली डिवाइड कर सकते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ ह्यूमन बॉडी को। नाउ हेडिंग डाल दीजिए डाइजेस्टिव ट्रैक्ट या फिर एलिमेंट्री कैनाल। तो इसको हम समझते हैं कि व्हाट इज एलिमेंट्री कैनाल। हेडिंग डाल दीजिए एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल और डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। On the basis of embryonic origin, the alimentary can be divided into three parts in the case of vertebrates. Vertebrates में हम embryonic origin के हिसाब से अगर देखें तो alimentary canal को तीन हिस्सों में डिवाइड किया जा सकता है। फर्स्ट हिस्से को हम कहते हैं foregut, ठीक है। It can be divided into three parts on the basis of origin embryonic. ओके, तो लिख लीजिए on the basis of embryonic origin, it can be divided into three parts. first को हम कहते हैं foregut, दूसरे को कहते हैं मिडगट, एंड लास्ट में आता है हाइंडगट। ओके, तो तीन हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं, फोरगट, मिडगट और हाइंडगट। जो फोरगट है इसको हम कहते हैं स्टोमेडियम, और मिडगट को मीजोडियम और हाइंडगट को प्रोक्टोडियम। तो ये होते हैं तीन डिवीज़न ऑन द बेसिस ऑफ एम्ब्रियोनिक ओरिजिन। और अगर देखा जाए तो फोरगट एक्टोडर्मल इन ओरिजिन पाया जाता है। दैट इज़ एन इम्पॉर्टेंट पॉइंट, ये आपको याद रखना है। ये कैसे होते हैं, ये एक्टोडर्मल इन ओरिजिन होते हैं, एक्टोडर्मल। एक्टोडर्मल इन ओरिजिन ये कैसे होते हैं, ये पाए जाते हैं एंडोडर्मल इन ओरिजिन। एंड हाइंडगट, it is also ectodermal in origin. Okay, now let's see what foregut includes.
फोरगट में क्या क्या चीज़ें पाई जाती हैं? इट इंक्लूड्स ओरल कैविटी, प्लस इट इंक्लूड्स pharynx, it includes esophagus, it includes stomach region, and it includes a small part of duodenum. So small part of duodenum. ये सारी चीज़ें यानी ओरल कैविटी से लेकर ड्यूडेनम तक ये सभी के सभी फोरगट में कंसीडर किए जाते हैं. नाउ लुक एट द मिडगट. मिडगट में क्या कंसीडर किया जाता है? द मिडगट कंटेन्स ओनली स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन. इट इंक्लूड्स स्मॉल एंड लार्ज intestine. Okay, now look at the hindgut. The hindgut includes only anal canal, ठीक है, and anus. Anus और anal canal किस में आते हैं? hindgut. तो लिख लीजिए anal canal and anus comes under the hindgut. तो ये याद रखना बहुत ज़रूरी है. फोरगट, मिडगट और हाइंडगट. इसमें कन्फ्यूज़न हो जाता है कि फोरगट में क्या पाया जाता है तो मिडगट में क्या नहीं पाया जाता, या हाइंडगट में क्या पाया जाता है. तो बहुत ही क्लियर है, फोरगट में वो डाइजेशन यानी जो हमारा स्टमक रीजन है वहाँ तक का जो पार्ट है, यानी डाइजेशन स्टमक रीजन के बाद जो ड्यूडेनम निकलता है वहाँ तक कंसीडर करते हैं फोरगट, और उसके बाद का जो रीजन है जिसमें लार्ज और स्मॉल इंटेस्टाइन आते हैं उसे मिडगट में कंसीडर करते हैं. हाइंडगट में सिर्फ और सिर्फ एनल कैनाल और एनस आता है. राइट, याद रहेगा. नाउ नेक्स्ट हेडिंग डाल दीजिए, माउथ या पार्ट्स ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल. अब वन बाय वन हम सारे जो पार्ट्स हैं एलिमेंट्री कैनाल के वो स्टडी करते हैं. हेडिंग डाल दीजिए, पार्ट्स ऑफ एलिमेंट्री कैनाल. ना हेडिंग डाल दीजिए, पार्ट्स ऑफ एलिमेंट्री कैनाल. पार्ट्स ऑफ कैनाल. कौन कौन से पार्ट से मिलकर एलिमेंट्री कैनाल बना होता है, वन बाय वन स्टडी करते हैं. फर्स्ट पार्ट है माउथ. माउथ इज द ओपनिंग पार्ट, राइट. माउथ इज अ ट्रांसवर्स स्लिट विच इज बाउंडेड बाय द टू मूवेबल लिप्स. माउथ में क्या पाए जाते हैं? लिप्स पाए जाते हैं जो मूवेबल होते हैं, और इसको हम अपर और लोअर लिप्स के नाम से जानते हैं. द अपर लिप हैज़ अ स्मॉल रिजेस ऑन द साइड्स. साइड में रिजेस पाए जाते हैं, ठीक है. तो दैट इज़ व्हाट इट इज़ द माउथ. माउथ को हम ट्रांसवर्स स्लिट के नाम से जानते हैं. लिख लीजिए, इट इज़ अ ट्रांसवर्स slit. Okay, and there is a two movable lips. It consider two lips which is movable. आसानी से ऊपर नीचे मूव कर सकते हैं. बात करते वक्त भी इसका मूवमेंट आप देख सकते हैं, ठीक है. अपर लिप एंड लोअर लिप, इसको हम फर्दर डिवाइड कर सकते हैं कि दो पार्ट में, अपर एंड
lower lips. Okay, next point. The upper lip have small ridges on the sides. जो अपर लिप्स हैं उनके साइड में छोटे छोटे ridges पाए जाते हैं. लिख लीजिए. The upper lip have small ridges. Small ridges on the sides. On the sides. This is all about the mouth. ठीक है, ये एक ओपनिंग है जिसके थ्रू हम फूड को कंज्यूम करते हैं. माउथ के बाद नेक्स्ट आता है वेस्टिब्यूल. हेडिंग डाल दीजिए, वेस्टिब्यूल. वेस्टिब्यूल किसे कहते हैं? इट इज़ अ नैरो स्पेस बिटवीन द लिप्स एंड गम्स. लिप्स और गम के बीच में, फ्रंट साइड के लिप्स और गम्स के बीच में जो स्पेस पाया जाता है, एंड चीक्स ऑन द साइड्स, दोनों तरफ से चीक्स पाए जाते हैं, तो उस एरिया को हम कहते हैं वेस्टिब्यूल. एंड द वेस्टिब्यूल्स हैव अ लाइनिंग विच कंटेन्स म्यूकस ग्लैंड. इसमें म्यूकस ग्लैंड्स पाए जाते हैं, म्यूकस का सिक्रीशन पाया जाता है. राइट, तो लिख लेते हैं. वेस्टिब्यूल क्या होता है? इट इज़ अ नैरो स्पेस बिटवीन narrow space between lips and gums. Okay, next point. And cheeks on the sides, lips, gums, lips, gums and cheeks of the side. तो cheeks, gums के बीच में जो गैपिंग पाई जाती है उसी को हम कहते हैं वेस्टिब्यूल. इट इज लाइन्ड बाय द म्यूकस ग्लैंड. सो लिख लीजिए, इट इज लाइन्ड बाय म्यूकस ग्लैंड. यहाँ पर म्यूकस ग्लैंड की लाइनिंग पाई जाती है और इसीलिए हमेशा आप देखो माउथ कभी भी ड्राई नहीं होता बिकॉज ऑफ म्यूकस ग्लैंड्स एज वेल एज यहाँ पर पाए जाते हैं जूसेस भी सिक्रीशन जैसे सलाइवा. तो इन सब की वजह से पूरा का पूरा हमारा माउथ या वेस्टिब्यूल रीजन हमेशा वेट रहता है. ओके, नेक्स्ट. नाउ आई एम गोइंग टू ड्रा अ डायग्राम और उस डायग्राम से आपको हर चीज़ बहुत ही क्लियर समझ में आ जाएगी. माउथ का डायग्राम बनाते हैं. ओके, this is the diagram which is related with the oral cavity. Okay, it helps us to understand about the different part of the mouth. तो वन बाय वन देखते हैं. ओके, okay, this is the oral cavity. इसको हम ओरल कैविटी कहते हैं. एंड ओरल कैविटी में दो ग्लैंड्स भी मिक्स होते हैं.
जैसे यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, दैट इज द पैरोटिड ग्लैंड। पैरोटिड ग्लैंड, and it is a type of salivary of the oral cavity, mouth. These are various glands which is associated with the buccal cavity. तो ऊपर वाले हिस्से को हम कहते हैं oral cavity. This is known as oral cavity. Okay, next, ये नीचे वाला हिस्सा फेरिंग्स कहलाता है। फेरिंग्स, ओके। एंड नीचे की तरफ जो ग्रीन कलर का आपको दिखाई दे रहा है, दिस इज नथिंग बट सब मैक्सिलरी एंड सबलिंगुअल ग्लैंड्स। सब मैक्सिलरी एंड सबलिंगुअल ग्लैंड, ये भी सलाइवरी ग्लैंड ही है जो कि टंग के जस्ट नीचे पाई जाती है। और दिस ओपनिंग इज नोन एज माउथ। ओके, माउथ के पीछे का हिस्सा ओरल कैविटी कहलाता है। ये पैरोटिड ग्लैंड्स हो गया, फेरिंग्स हो गया एंड सब मैक्सिलरी ग्लैंड्स हो गए। तो दिस इज ऑल अबाउट द अरेंजमेंट ऑफ ग्लैंड्स इन द माउथ। ओके।